हम आज बात करेंगे भाई, अपनी जो बातें हैं बंद कीजिए, किसी का भी ऑडियो ऑन है वो म्यूट कीजिए, ध्यान दीजिए। हाँ भाई, महावीर चौधरी ऑडियो म्यूट कर बेटा। एक बलराम, देखिए हम बात कर रहे हैं, हमारा एक टॉपिक रहा है प्राथमिक क्रियाकलापों से रिलेटेड है खनन। खनन और खनन क्या है, खनन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, और खनन की प्रक्रिया। बेटा 3 प्रश्न हैं जो आपके आते हैं। एक तो खनन क्या है, दूसरा खनन को प्रभावित करने वाले कारक, और तीसरा खनन के प्रकार। खनन के प्रकार, ये 3 प्रकार के प्रश्न जो है आपके सामने आते हैं। सबसे पहले हम बात करें, ये महावीर चौधरी, ये ऑडियो म्यूट नहीं हो सकता क्या? प्रश्न करना है तो बात कर, न तेरा वीडियो म्यूट हो रहा है ना ऑडियो म्यूट हो रहा है। क्लास डिस्टर्ब कर रहा है फालतू में। ध्यान दीजिए, खनन क्या है? खनन खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया है। अब आप बोलोगे साहब खनिज क्या है, तो खनिज है भूमिगत क्षेत्रों में पाए जाने वाले 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। भूमिगत क्षेत्रों में पाए जाने वाले 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने पदार्थ क्या कहलाएंगे? खनिज कहलाएंगे। और इन खनिजों को कहाँ से भाई? भूमिगत क्षेत्रों से। अब आपको के साथ बाहरी भागों में भी है, तो बाहरी भाग जो धरातलीय क्षेत्र है उनमें, और जो भूमिगत क्षेत्र है उनमें, जो हमारे पास में खनिज हैं उनको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? खनन कहते हैं। सीधा सा सिंपल सा प्रश्न है कि खनन क्या है, तो खनन भूमिगत खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या है? खनन कहलाती है। देखो आरंभ की बात करें तो आपके ताम्र युग है, काश युग है, वर्तमान युग कैसा है, लोहा युग। कभी पूछ ले प्रश्न कि वर्तमान युग कैसा है, तो वर्तमान युग लोहे युग है। और औद्योगिक क्रांति का हुआ प्रसार, किसका प्रसार हुआ बेटा? औद्योगिक क्रांति का प्रसार। और औद्योगिक क्रांति के प्रसार के कारण इन खनिजों की जो खनन की प्रक्रिया है वो क्या हो गई? बहुत तेज हो गई। खनिजों की खनन की प्रक्रिया है वो क्या हो गई? बहुत तेज हो गई। तो उस खनन की परिभाषा सिंपल सी समझ में आएगी नहीं आई भाई? भूमिगत खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया। अब वो किसके माध्यम से बाहर निकालते हैं, तो किसके माध्यम से बाहर निकालेंगे इसके पहले हम खनिजों की प्रकृति को जानेंगे। भाई खनिज लिक्विड फॉर्म में है, या खनिज आपके सॉलिड फॉर्म में है, या खनिज आपका गैसीय फॉर्म में है। जिस प्रकार की खनिज की फॉर्म होगी ये हम किसका यहाँ पे जानेंगे? हम उन खनिज पदार्थों का क्या करेंगे? उनकी खोज करेंगे। क्या करेंगे? उनकी खोज करेंगे। खोज करने के बाद हमें पता लगेगा कि यहाँ पे कौन सा खनिज है और कौन सा खनिज है तो किस अवस्था में है, तो ये हम ध्यान लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? खनन कार्य करेंगे। उसके पहले हम खनन कार्य नहीं कर सकते। तो यहां तक तो आपका क्लियर है। अब दूसरा प्रश्न आता है, ये बेटा बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है जो मैं बता रहा हूं। खनन को प्रभावित करने वाले कारक, खनन को प्रभावित करने वाले कारक।
अब खनन को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं, एक तो बेटा भौतिक कारक है, एक है आर्थिक कारक। भौतिक कारक और एक आर्थिक कारक। जो भौतिक कारक है उसमें सबसे पहले बात करें कि खनन करेंगे किसका, खनिजों का। तो सबसे पहले भौतिक कारक में खनिजों की स्थिति खनन को प्रभावित करेगी। सबसे पहले भाई खनिज है या नहीं है, ये तो सबसे पहले है। अगर खनिज ही नहीं है तो हम क्यों जाएंगे, क्यों करेंगे खनन। वहां पे हम ऐसे ही अपनी आर्थिक जो स्थिति है या आर्थिक जो या हमारा धन है उसको वेस्टेज थोड़ी करेंगे। हमें पता है कि वहां पे खनिज कितनी मात्रा में है, तो खनिजों की स्थिति, ठीक है। और खनिजों की स्थिति के बाद में अगर मान लो खनिज है तो खनिजों की श्रेणी कैसी है, खनिजों की मात्रा कैसी है, खनिजों की गुणवत्ता कैसी है, खनिजों की गुणवत्ता कैसी है, खनिजों की स्थिति कि खनिज है वो कहाँ है, खनिजों की श्रेणी किस प्रकार का है, उसकी मात्रा कितनी है, उसकी गुणवत्ता कितनी है कि वो वास्तव में हमारे खनन करने योग्य है या नहीं है। और गुणवत्ता नहीं है तो हम खनिज को प्राप्त नहीं करेंगे। तो खनन को प्रभावित करने वाले कारकों में देखो सामान्य ध्यान रखना। एक तो जैसे मान लो कोई उदाहरण लिया, जैसे लोहा निकाल रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं, लोहा निकाल रहे हैं। तो हम लोहे की वहां पर क्या स्थिति है कि लोहा वहां पर है, ठीक है। अब जो लोहा है वो किस श्रेणी का है, लोहा है वो किस श्रेणी का है, क्योंकि हमने लोहे की 4 किस्में पहले पढ़ी है, आगे पढ़ेंगे जो हमारे कोर्स में है। लोहे की किस्मों में मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट, ये लोहे की किस्में हैं, ठीक है। ये लोहे की कितनी 4 किस्में हैं। अब लोहे की 4 किस्मों में ये 2 किस्में हैं वो अच्छी क्वालिटी की है, अच्छी क्वालिटी की है, ठीक है। और ये 2 किस्में हैं वो घटिया क्वालिटी की है। अब हम बात करें लोहा इन दोनों श्रेणियों का है तो हम सोचेंगे भाई यहाँ पे खनन कार्य करें। तो अगर मान लो ये भौतिक स्थिति में है कि हमारी चट्टानें हैं, हमारी चट्टानें हैं वो किस क्रम की है, और चट्टानी क्रम के आधार पे ही खनिजों की स्थिति है। चट्टानी क्रम के आधार पे क्या है, खनिजों की स्थिति है। ये कोयले की स्थिति है हमारे पास भारत में गोंडवाना क्रम का कोयला, ठीक है। गोंडवाना क्रम का कोयला है, उससे भी उन्नत क्वालिटी का कौन सा है भाई, टर्सरी क्रम का कोयला जो हमारे इधर है, ठीक है, हिमालय वाले प्रदेश में है। तो टर्सरी और गोंडवाना 2 प्रकार के कोयले। अब जैसी क्रम की सेलें हैं उसी प्रकार के क्या मिलेंगे, हमें खनिज मिलेंगे। तो यहाँ पे श्रेणी की स्थिति, फिर उसकी मात्रा कितनी है और फिर उसकी गुणवत्ता का क्या स्वरूप है, ये हम देखते हैं किसके, भौतिक आधार पे। और ये भौतिक आधार पे मात्रा गुणवत्ता शैली है वो कैसे स्पष्ट करेगी, हम खोज करेंगे उस क्षेत्र में जाकर। तो ये हमारे खनन को प्रभावित करेगी। अगर हमारे पास में इनकी अनुकूलता है तो खनन करेंगे, और हमारे पास में इनकी अनुकूलता नहीं है तो खनन कार्य नहीं करेंगे। ये अनिल कुलदीप, अनिल अनिल कुलदीप, आवाज आ रही है बेटा अनिल? अनिल ही है, दूसरा नाम है, अनिल के नाम से है, अनिल कुलदीप। देखिए बेटा आवाज नहीं आ रही कि किसी को मेरी? आ
अनिल तेरे को आवाज नहीं आ रही क्या बेटा? अनिल आ रही है सर। अनिल कुलदीप है क्या आपका नाम? नहीं, सुनिए सर इसका नाम। अश्विनी है, तभी मैं बोल रहा हूँ कि अनिल कुलदीप के नाम से कैसे बेटा है? अनिल तो कोई बच्चा ही नहीं था अपने। तो अश्विनी तेरा ये नाम, तेरा नाम इसमें लिखा कर इसमें जब आए तब, ठीक है? क्योंकि मेरे को लगा कि अनिल नाम का कोई बच्चा ही नहीं था। आर्थिक जो कारक है जिसके पीछे हम देखें तो ये खनिज की स्थिति हमें पता लग गया, लेकिन अब देखो आर्थिक कारक में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिस खनिज को आप निकाल रहे हो उस खनिज की मांग है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट। भाई आपके पास में तो कई टन सोना पड़ा है, बहुत सारा टन आपके पास सोना पड़ा है, खनिज, सोना खनिज है हमारे पास में, भंडार है, लेकिन अरे इमेजरी हम केवल क्या कर रहे हैं, एक अनुमान वो कर रहे हैं, इमेज कर रहे हैं कि सोना पड़ा है। वैसे सोने की मांग कहाँ नहीं है, सब जगह है, लेकिन बोले कि आपके पास में XYZ कोई भी एक खनिज लो, वो पड़ा है लेकिन उसकी बाजार में मांग नहीं है, तो हम उसको निकालेंगे ही नहीं, क्योंकि निकालने से जो हमारा धन या पैसा व्यर्थ होगा वो पैसा हमारे कोई काम का नहीं रहेगा, तो खनिज निकालने के बाद भी पड़ा रहेगा, ठीक है? तो इसलिए हम उसको निकालेंगे नहीं। तो सबसे पहले है खनिज की मांग, ठीक है? अब खनिज की मांग के पास बाद है तकनीकी। तकनीकी किसके लिए? खनिज को निकालने के लिए। हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं कि कोई प्रदेश ऐसा है जहां पे मूल्यवान खनिज है, मूल्यवान खनिज है, लेकिन वहां पे क्या नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। मूल्यवान खनिज है लेकिन वहां पे क्या नहीं बेटा, टेक्नोलॉजी नहीं है। तो टेक्नोलॉजी के अभाव में वो क्षेत्र कैसे आज भी पिछड़े हुए हैं, अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति आपको बताई थी। लेकिन कोई प्रदेश ऐसे हैं जहां संसाधन तो कम है लेकिन तकनीकी बहुत अच्छी है, तो हम उन संसाधनों की प्राप्ति कर लेते हैं। अब यहाँ भी दो बात देखना, तकनीकी हमारे पास में है लेकिन तकनीकी कैसी होनी चाहिए, उन्नत तकनीकी होनी चाहिए, उन्नत, लेटेस्ट उन्नत तकनीकी हमारे पास में होनी चाहिए। और उन्नत तकनीकी हमारे पास में है तो ध्यान रखना वो खनिज बहुत कम लागत में निकाला जा सकता है, और हमारे पास में तकनीकी है वो अच्छी नहीं है तो खनिज तो निकालेंगे, निकाल भी लेंगे, लेकिन निकालने में लागत क्या आएगी, ज्यादा आएगी। निकालने में क्या आएगी, लागत ज्यादा आएगी, और ज्यादा लागत आ रही है इसका मतलब हमारे कोई काम का नहीं है। दूसरी जगह वही खनिज बहुत कम लागत में निकाला गया है, तो कम लागत में निकाला गया तो वो खनिज बिकेगा बाजार में जो कम लागत में निकाला गया, क्योंकि उसकी कीमत भी क्या होगी, कम। और हमारे द्वारा निकाला गया कीमत जो खनिज है अगर हम उसको बेच देंगे, कम लागत में बेच रहे हैं, तो हमें क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो हमारी तकनीकी ज्ञान कौन सा, हमारी तकनीकी का ज्ञान, और तकनीकी कैसी भाई, उन्नत तकनीकी व उसका उपयोग, अगर हमारे पास में इसका ज्ञान है, तकनीकी व उपयोग का ज्ञान हमारे पास में है, तो हम खनिजों का खनन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। और इसके अलावा खनिजों को निकालने के लिए पूंजी सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास में पूंजी है तो हम खनिज को निकालेंगे, और पूंजी नहीं है तो हम खनिज को नहीं निकालेंगे। इसके अलावा खनिजों के लिए यातायात संसाधन का विकास है तो निकालेंगे। यहाँ खनिज निकाल लिए, और खनिज निकालने के बाद हम उन खनिजों को बाजार तक नहीं पहुंचा पाए, यहाँ इसके अलावा है औद्योगिक, एक मिनट यहाँ लिख देता हूं, संबंधित औद्योगिक क्षेत्रों का विकास। जैसे लोहा निकाल रहे हैं तो लोहा इस्पात के लिए या लोहे के लिए, या लोहे की भाई खनिज जो निकलेगा वो एक सिंगल फॉर्म में तो निकलेगा नहीं, भी आपने चांदी निकाल ली और आपको चांदी एजिट मिल गई,
ये तो है नहीं, सिंगल फॉर्म में आपके खनिज नहीं निकलेगा। लेकिन जो खनिज आपके निकला है वो खनिज मिला जुला है, मिला जुला है। तो मिले जुले खनिज को हम क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे साहब। अब शुद्ध करने के लिए हमें उस तकनीकी के अनुसार, जो शुद्ध करने की तकनीकी है वो तकनीकी के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने चाहिए हमारे पास। तब हम क्या करेंगे, उन खनिजों को निकालेंगे। खनिज निकल गया, शुद्ध हुआ नहीं, अशुद्ध रूप से पड़ा है, तो वो बाजार में नहीं जाएगा, उसकी कोई वस्तु नहीं बनेगी, और वो पैसा क्या हो गया, इन्वेस्ट हो गया। वो हमारे लिए क्या रहेगा, अलाभकारी रहेगा। तो यातायात संसाधनों का विकास होना चाहिए, पूंजी की अधिकता होनी चाहिए, तकनीकी व उपयोग का ज्ञान हमारे पास में होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट खनिज की बाजार में मांग होनी चाहिए, और जब खनिज निकल जाता है तो उस खनिज को प्रसंस्करण या शुद्ध करने के लिए या उपयोग योग्य बनाने के लिए हमारे पास में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास होना चाहिए। और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के साथ साथ कुशल श्रमिकों की आसान पहुंच होनी चाहिए, तब हम खनिजों की प्राप्ति कर पाते हैं। एक चीज और, खनिज जो निकलता है उस खनिज के लिए आर्थिक कारक में है कि खनिज की गुणवत्ता, खनिज की गुणवत्ता व मात्रा अनुकूलित होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि मान लो कोई खनिज निकाल रहे हो और आप बोल रहे हो साहब उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है, ठीक है। अब गुणवत्ता अच्छी है तो मात्रा, अब जैसे मान लो खनिज को निकालने में आपको लगा लगभग 50 लाख रुपए का खर्चा लगा किसी खनिज को निकालने के लिए। आपने भंडार लगाए थे कि ये खनिज है, इसको हम, इस गुणवत्ता वाला खनिज है, इसको निकालेंगे तो लगभग हमें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि उसकी जो मात्रा थी अकॉर्डिंग टू सर्वे सही नहीं निकली। या कई बार हो जाता है कि खनिज है 50 लाख निकालने में लगेंगे और वो खनिज है वो कितने लाख रुपए का है भाई, 30 लाख का है, 40 लाख का है, 45 लाख का है, कितने का भी खनिज हमारे पास में है, ठीक है। तो उस खनिज को हम निकालेंगे और उसकी लागत ज्यादा आ रही है तो वहां उस खनिज का खनन नहीं करेंगे। तो गुणवत्ता और मात्रा अनुकूलित होनी चाहिए। अगर लागत ज्यादा आए तो खनन नहीं किया जाता है। ये बात ध्यान रखना, गुणवत्ता और मात्रा तो अनुकूलित होनी चाहिए। गुणवत्ता और मात्रा अनुकूलित है तो खनन हो जाएगा। अगर गुणवत्ता और मात्रा में कमी है निकालने की लागत की तुलना में तो वहां क्या होगा, खनन नहीं होगा, वहां क्या नहीं होगा, खनन नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए बेटा, खनन को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं, एक तो भौतिक कारक है, भौतिक कारक में हम खनिजों की स्थिति, खनिजों की श्रेणी, खनिजों की मात्रा और खनिजों की गुणवत्ता को रखते हैं भौतिक कारक में, और ये प्राकृतिक रूप से निर्धारित है, इसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है। भाई खनिज प्रकृति के द्वारा निर्मित है, वो कोई सा भी खनिज हो, खनिज की श्रेणी भी प्राकृतिक चट्टानों पर निर्भर करती है, उसकी मात्रा भी और उसकी गुणवत्ता भी। अब हम क्या कर सकते हैं, हम मानव क्या कर सकते हैं, हम उसी खनिज को निकालेंगे जिसकी मांग है और उसी खनिज को निकालेंगे जिसकी तकनीकी और उपयोग का ज्ञान हमें है। ऐसे खनिज को निकाल ले जिसको तकनीकी उपयोग का ज्ञान हमें है ही नहीं, तो वो खनिज हम निकालेंगे क्या, उसका क्या करेंगे, वो तो क्या है हमारे लिए पत्थर के समान है, बेकार पत्थर के समान। पूंजी होनी चाहिए, पूंजी के बिना खनिजों की प्राप्ति असंभव है। यातायात साधनों का विकास होना चाहिए, किसके भाई, खनन क्षेत्र से आपके औद्योगिक क्षेत्र में ले जाने के लिए और औद्योगिक क्षेत्र से बाजार तक ले जाने के लिए उन्नत परिवहन साधन होने चाहिए, संचार माध्यम भी विकसित होने चाहिए, कुशल श्रमिक होने चाहिए, ठीक है।
गुणवत्ता और मात्रा का अनुकूलित होना आवश्यक है। अगर लागत ज्यादा आ रही है तो वहां पे खनन नहीं किया जाता है। अगर लागत ज्यादा आ रही है तो क्या नहीं होता बेटा, खनन नहीं होता है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ गया क्या? कोई प्रश्न करना है? 2 प्रश्न समझाए मैंने आपको, लिख लीजिए प्रश्न। पहला प्रश्न है खनन क्या है, परिभाषित कीजिए। दूसरा प्रश्न है खनन को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। यूं भी प्रश्न आ सकता है कि खनन को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों का उल्लेख कीजिए, या खनन को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों का उल्लेख कीजिए। भौतिक कारक या दूसरा कौन सा है, आर्थिक कारक। अब अगला प्रश्न आता है, यह आप उतार सकते हो। कोई प्रश्न करना है बेटा? मेरी आवाज आ रही है भाई? यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन इस अनस्टेबल बोल रहा है। आ गया समझ में? आगे चले सर, आवाज ही नहीं आ रही। अभी सर कट आ रही है। देर बाद बोलिए आवाज। कौन बोल रहा है? नहीं आवाज आ रही है सर, आवाज साफ आ रही है। आ रही है ना? ध्यान दीजिए, किसी एक के नहीं आ रही तो वो अपने फोन की नेटवर्क को चेक करिए। देखो अगला है खनन के प्रकार। खनन के सर एक बार दूसरे प्रश्न वापस बोलना। क्या बेटा? सर दूसरा प्रश्न वापस बोलो। क्या हुआ? दूसरा प्रश्न एक बार वापस बोलना। दूसरा प्रश्न है खनन को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। ठीक है सर। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न है खनन की विधियां कौन कौन सी है। खनन की विधियां कौन कौन सी है? तो खनन की विधियां बेटा, पहली तो है धरातलीय खनन। कौन कौन सी है? पहली तो है धरातलीय, और दूसरी है नलकूप की खनन। नलकूप की या भूमिगत खनन। भूमिगत खनन। ठीक है। तो ऊपर वाली नाम से ही स्पष्ट है कि हमारे धरातल के बाहरी भाग में है, और हमने बाहरी यंत्रों के माध्यम से उन खानों से क्या है, बाहरी यंत्रों के माध्यम से उन खानों से क्या किया है, हमने खनिजों की प्राप्ति कर ली है। वो बेटा कौन सा है? धरातलीय खनन। क्या? धरातलीय खनन। और आपके इसका नाम आ जाए, इसको हम विवृत खनन भी बोलते हैं। विवृत खनन। धरातलीय खनन का दूसरा नाम क्या है बेटा? विवृत खनन। भाई विवृत खनन कैसे निकलेगा, खनन कैसे होगा? जैसे हमारे चट्टाने हैं, मान लो पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पे कोई खनिज है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन पहाड़ी क्षेत्रों में विस्फोट करेंगे। क्या करेंगे? विस्फोट करेंगे, जिससे चट्टाने क्या होगी, टूटेगी। और टूटेगी तो हम आसानी से यंत्रों के माध्यम से उन खनिज पदार्थों को क्या है, प्राप्त कर लेंगे। तो विवर्त का मतलब होता है विखंडन, हलचल होना। तो इस कारण से क्या बोल रहे हैं? विवृत खनन। आपने पढ़ा ना, प्लेट विवर्तनी की, प्लेटों में परस्पर विखंडन और हलचल। तो ये क्या है? विवृत खनन है। ये इसमें कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है कि मान लो कि किसी क्षेत्र में हम इन क्षेत्रों में किसी भाग में खनन कर रहे हैं, तो यहाँ के जो आसपास के नागरिक है, अगर हम ऐसी गतिविधियां उपयोग कर रहे हैं तो आसपास के नागरिकों को खतरा नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगे कि नागरिकों को क्या है, खतरा है, अगर आपको लगे कि नागरिकों को क्या है, खतरा है, तो हम इन नागरिकों को पहले सूचित करते हैं, जिनसे इनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं है हो। तो सुरक्षात्मक पूर्व उपायों के आधार पे इस खनन को किया जाता है। किसके आधार पे भाई? सुरक्षात्मक पूर्व उपायों के आधार पर, उपायों के आधार पर। और ये ध्यान रखना, जब विस्फोट की आदि क्रिया होती ना, तो जो विस्फोट करने वाले व्यक्ति है, यानी जो खनन कर रहे हैं, वो भी बड़ी सावधानी से इस क्रिया को पूर्ण करते हैं। ठीक है। और जो उपकरण है उनको भी ये सही तरीके से उपयोग करते हैं। तो बाहर की जो खनन है, यानी धरातलीय खनन है, इसमें जो उपकरण लगते हैं, जो उपकरण यूज करते हैं, जो हम जैसे भी यंत्र यूज करते हैं,
उन यंत्रों का खर्चा है आपके नलकूप की खनन की तुलना में क्या होता है, कम आता है। सामान्य सी बात है, बाहर से तुम प्राप्त कर रहे हैं, इनका खर्चा क्या होता है, कम आता है। और वैसे ही हमें खनिज मिलते हैं, ज्यादा मूल्यवान खनिज यहाँ से नहीं मिलते। भाई बाहर से हम क्या क्या प्राप्त करते हैं, बजरिया प्राप्त कर लेते हैं, पत्थर प्राप्त कर लेते हैं सामान्य रूप से, ठीक है। बहुमूल्य पत्थर तो वही ग्रेनाइट वगैरह तो हमें नीचे से निकालना ही पड़ता है। समझ में आया? अब हम बात करते हैं नलकूप की या भूमिगत खनन, यानी भूमि के आंतरिक भाग में काफी गहराई पर जाकर के और हम क्या है, पदार्थों की प्राप्ति करते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, नलकूप की या भूमिगत खनन। इसके लिए दो तरीके के खनन हैं। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो काफी गहराई पर होते हैं, काफी गहराई पर होते हैं। पहले तो क्या किया जाता था, पहले के जमाने की बात है कि यहाँ पे लोग हैं वो कुएं के माध्यम से कुआं सा बनाया और एक जो रस्सी है, उस रस्सी के माध्यम से व्यक्ति है, उस एक जिसे डोली बोलते हैं, डोली, उसमें व्यक्ति बैठ के जाता था नीचे, ठीक है। और नीचे जाने के बाद वह खनन करता था और जो भी सामग्री होती थी उसको वह ऊपर भेजता था डोली के माध्यम से। पहले तो क्रिया ये थी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ, बड़ा ही जोखिम का काम है, क्योंकि हम देखें तो कोयला खदान है, कोयला खदान जो धरातलीय खनन का एक प्राय हिस्सा है, कोयला खदान धरातलीय खनन का क्या है, हिस्सा है। तो कोयला खदान को, खदान से हम कोयला निकालते हैं तो ही जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है कुछ समय में क्या होती है, स्रावित हो जाती है और व्यक्ति की जान चली जाती है। यही स्थिति इन खदानों में जब आंतरिक भाग में काफी गहराई तक ये लोग जाते थे तो कई लोग हैं उनकी जान भी गई है, यानी कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। आजाद सिंह, आवाज नहीं आ रही क्या? भाई मैं तो बड़ी तेज बोल रहा हूँ, आपके नेटवर्क में मिस्टेक होगी, बाकी सबको आ रही है, ठीक है। अब देखिए, सर हो सकता है हाँ तो आप आ जाएगी, आपका नेटवर्क, आज नेटवर्क सब जगह गायब है। तो पहले डोली के माध्यम से, आजकल क्या है, ट्यूबवेल होता है, ट्यूबवेल, तो ट्यूबवेल का नीचे ये लगा होता है बर्मा, इस बर्मे के द्वारा गहराई तक खोदा जाता है और जो भी पदार्थ है उसको लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में उसको प्राप्त किया जाता है। किसके रूप में? लिक्विड फॉर्म में उसको प्राप्त किया जाता है बर्मे के माध्यम से। ट्यूबवेल से पानी निकालते हैं ना वैसे। जो अब इसमें कौन कौन से आपके पेट्रोलियम पदार्थ हैं, ठीक है, प्राकृतिक गैस है, ये जल है, ठीक है। कुछ पदार्थ जो काफी गहराई से हैं उनको जो लिक्विड फॉर्म में उनको प्राप्त करते हैं, बाकी जो पदार्थ है उनको हम धरातलीय खनन के माध्यम से गहराई तक खोदते हैं और खोदने के बाद क्या उसको प्राप्त करते हैं। तो भूमिगत खनन, यानी भूमिगत खनन या नलकूप की खनन जिसके अंदर काफी गहराई में भूमिगत गैलरियों में जाकर के और उन पदार्थों को प्राप्त किया जाता है। पहले यह खनन है वो मनुष्य के द्वारा किया जाता था, जो काफी जोखिमपूर्ण था। आजकल यह जो खनन है वो किसके द्वारा किया जाता है, जो मशीनें हैं, मशीनें हैं उनके द्वारा किया जाता है। काफी गहराई तक हमारे भूमि के आंतरिक भाग को खोद लिया जाता है और उन पदार्थों को पिघलाया जाता है आंतरिक भाग में और लिक्विड फॉर्म में उनको प्राप्त किया जाता है, जिससे क्या है बेटा, जोखिम या दुर्घटना होने का खतरा बिल्कुल क्या हो गया है, कम हो गया है। अब जो खनन की व्यवस्था है या खनिज पदार्थों को निकालने की व्यवस्था है, तो यहाँ से एक प्रश्न आपके आ जाता है कि खनन जो है विश्व के विकासशील देशों में तो बड़ा है, विकासशील देशों में खनन बढ़ा है, खनन बढ़ा है। प्रश्न आ गया कि विकासशील देशों में विश्व में खनन बढ़ा है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है बेटा सस्ते श्रमिक, सस्ते श्रमिक, और सस्ते श्रमिकों के साथ साथ यहाँ पे
तकनीकी का विकास भी हुआ है, इस कारण से यहाँ बढ़ा है। दूसरी बात, विकसित देशों में ऐसा नहीं हुआ, तो विकसित देशों में ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि वहां पे सस्ते श्रमिकों की कमी है। दूसरी बात, वो लोग हैं दूसरे व्यवसायों में अपना योगदान दे रहे हैं, दूसरे व्यवसायों से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। इस कारण से विश्व के जो पश्चिमी जो देश है, यूरोप है, अमेरिका है, उनमें आपके खनन का जो व्यवसाय है धीरे धीरे क्या हुआ है, कम हुआ है। और हमारे एशिया में, अफ्रीका में और आपके दक्षिणी अमेरिका में खनन के अंतर्गत देखें तो लगभग सर्वाधिक जनसंख्या, लगभग अधिकतम जनसंख्या खनन क्षेत्रों में कार्य कर रही है। किसमें? खनन क्षेत्रों में कार्य कर रही है। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं बेटा, कितने प्रकार का खनन है? धरातलीय और नलकूप की खनन, धरातलीय और नलकूप की खनन। तो समझ में आ गया? 3 प्रश्न सामने आए। खनन क्या है? खनन क्या है? खनन को प्रभावित करने वाले कारक। और तीसरा प्रश्न आपके सामने आया, तीसरा प्रश्न, खनन की विधियां, कौन कौन से खनन को प्राप्त करते हैं। कंप्लीट हो गया लेसन। आपको जितने नोट्स बढ़ जाएंगे आज आपको मिल जाएंगे, ओबीटी मिल जाएंगे, ठीक है। अब लास्ट के प्रश्न देखो, आदि 1 मिनट है अपने पास। लास्ट के जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, क्लास 2 हो जाएगी तो मैं स्टार्ट कर दूंगा। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल गेहूं नहीं है इसमें। निम्न में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण हुआ? तो आपके सफल परीक्षण हुआ डेनमार्क में। फूलों वाली कृषि पुष्पोत्पादन कृषि कहलाती है, ठीक है। फूलों वाली कृषि बेटा पूछ ले तो कौन सी है? बाजार के लिए उद्यान कृषि है। कौन सी है? बाजार के लिए उद्यान कृषि। निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक काल में हुआ? तो रोपण कृषि है। निम्न में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है? तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि आपके शीतोष्ण घास के मैदानों में की जाती है। और किसमें नहीं होती है? तो इसमें नहीं होती है, ऑप्शन है अमेजन बेसिन। इसके अलावा निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की